आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ण जिन ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु कंठ से होती हुई मुख विवर अथवा नासिका विवर से स्पर्श या संघर्ष करती हुई मुख द्वार से बाहर निकलती है, वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। यानी जिन ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु कंठ से होती हुई मुख विवर अथवा नासिका विवर से स्पर्श या संघर्ष करती हुई मुख द्वार से बाहर निकलती है, वे व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष, घर्षण, अवरोध के साथ बाहर निकलती हो, व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ कुल 33 है। 33 व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 पुष्प व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव आपस में स्पर्श करते हैं। यानी ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव परस्पर स्पर्श करते हैं, वे स्पर्श व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। जैसे क वर्ग में 5 होती है, क, ख, ग, ह, फिर च वर्ग में 5 होती है, च, छ, ज, ज, फिर ट वर्ग में 5 होती है, ट, ठ, ड, ड, फिर त वर्ग में 5 होती है, त, थ, द, न। फिर प वर्ग में 5 होती है, प, फ, ब, भ, म। स्पर्शी व्यंजन कुल मिला के 25 होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ इस प्रकार की व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण अंतस्थ मार्ग अर्थात नाभि से होता है। यानी इनका उच्चारण जो होता है वो अंतस्थ मार्ग से होता है, अंतस्थ भाग से होता है, अर्थात नाभि से होता है। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं हिंदी में, ये, रे, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी इनका उच्चारण अंतस्थ भाग से होता है या नाभि से होता है। फिर होता है 3 नंबर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये 4 होते हैं। इस प्रकार की ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय उष्मित प्राणवायु बाहर निकलती है। यानी इनका उच्चारण करते समय उष्मित प्राणवायु है बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे से, श, है, ये 4 होते हैं। इनके अलावा भी इन व्यंजन वर्णों का, व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो 4 अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। नंबर 1 स्वर तंत्र या ध्वनि के आधार पर। नंबर 2 उच्चारण काल या प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। नंबर 3 उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयवों के आधार पर। फिर 4 नंबर है श्वास
अवरोध के आधार पर, यानी इन व्यंजन ध्वनियों को चार अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं। स्वतंत्र या ध्वनि के आधार पर, उच्चारण काल या प्राण तत्व के आधार पर, उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयव के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वरतंत्र। स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर। स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक, अघोष। नंबर दो, घोष या सघोष। कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्री आपस में मिलती नहीं है, बल्कि पृथक पृथक रहती है। कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्री आपस में मिलती नहीं है, बल्कि पृथक पृथक रहती है, अर्थात वायु बिना धक्के के बाहर निकल जाती है। ऐसी ध्वनियाँ अघोष कहलाती है। अर्थात इस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करते समय ध्वनि बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इस प्रकार की व्यंजन ध्वनियाँ अघोष कहलाती है। यानी कुछ इस प्रकार की ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, ध्वनि बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। इस प्रकार की व्यंजन ध्वनियाँ अघोष कहलाती है। जैसे सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और से और से। ये 13 ऐसी होती हैं ध्वनियाँ, या 13 ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जो अघोष में आते हैं। यानी इनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये अघोष कहलाते हैं। सघोष सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यानी इनका उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियाँ एक दूसरे से पृथक रहती है, तो इनके बीच में से वायु बिना किसी रोक टोक से निकलती रहती है। परंतु जिस समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उस समय स्वरतंत्रियाँ आपस में मिल जाती है तथा वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। ऐसा करने पर नाद या घोष होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में घोष होता है वे घोष ध्वनि कहलाती है। हम स्वाभाविक रूप से सांस लेते हैं तो हमारी स्वरतंत्रियाँ एक दूसरे से पृथक रहती है। हम स्वाभाविक रूप से सांस लेते हैं तो हमारी स्वरतंत्रियाँ एक दूसरे से पृथक रहती है तथा इनके बीच में से वायु बिना किसी रोक टोक से निकलती रहती है। परंतु जिस समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उस समय स्वरतंत्रियाँ आपस में मिल जाती है तथा वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। ऐसा करने पर नाद या घोष होता है। यानी जिन ध्वनियों को उच्चारण में घोष होता है वे घोष ध्वनि कहलाती है। सभी वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण, जैसे ग, घ, चवर का ज, झ, तवर का ड, ढ, तवर का द, ध, तवर का ब, भ, सभी वर्गों का तीसरा चौथा। और न इसी में आता है, तथ इसमें आ जाता है, द, ध और न, ब, भ, में, जैसे मैं भी इसमें आता है। उसके बाद में तो ये, रे, ले, वे, ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं यह भी घोष में आते हैं, सघोष कहलाते ये भी। और उत्सम व्यंजन जो बताए थे स है, इसमें है जो है ये घोष कहलाता है। स ये अघोष है, लेकिन है घोष कहलाता है। और इनके साथ में जो सभी स्वर होते हैं, पहले वाले वीडियो बताया था, सभी स्वर जो होते हैं ये भी घोष वर्ण कहलाते हैं, सघोष होते हैं। इस प्रकार कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर ये 31 होते हैं। यानी 20 तो होते हैं ये व्यंजन वर्ण और 11 होते हैं स्वर, तो 11 + 20 कुल 31 होते हैं। ये सघोष कहलाते हैं। इस प्रकार स्वर या स्वरतंत्र के आधार पर ध्वनियों वर्गीकरण कर दिया। अब 2 नंबर करते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल या प्राण तत्वों के आधार पर, प्राण तत्वों के आधार पर
भी दो भेद होते हैं। नंबर एक अल्पप्राण, नंबर दो महाप्राण। जिन ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा सामान्य रहती है, यानी जिन ध्वनि को उच्चारण करने में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा सामान्य रहती है, वे ध्वनियां अल्पप्राण कहलाती हैं। अर्थात इस प्रकार की ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, या जिनका उच्चारण काल बहुत छोटा होता है, या जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसी ध्वनियां अल्पप्राण कहलाती है। तो पहला, तीसरा और पांचवा सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है ये अल्पप्राण में आता है। ये रलव अल्पप्राण में आते हैं, जैसे क, ग और अंग, च, ज और ये, ट, ड और अण, त, द और न, प, ब और म, ये, र, ल, व। इस प्रकार एक कुल 19 वर्ण होते हैं जो अल्पप्राण में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अब होता है महाप्राण। जिन ध्वनि को उच्चारण करते समय फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, अर्थात जिन ध्वनि को उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो, या जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है तथा जिनका उच्चारण काल लंबा होता है, ये महाप्राण ध्वनियां कहलाती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। इसके अलावा से है, ये चारों कुछ व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। इसमें कुल मिलाकर 14 वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। 14 वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो इस प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण। अब हम इसको मानते हैं उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयव के आधार पर। उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयवों के आधार पर, उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयवों के आधार पर 8 भेद किए जाते हैं। 8 भेद किए गए हैं। नंबर 1 कंठे, नंबर 2 तालवे, नंबर 3 मूर्धन्य, नंबर 4 दंते, नंबर 5 ओष्ठे, नंबर 6 दंतोष्ठे, नंबर 7 वर्षे, नंबर 8 तालु वर्षे। इस प्रकार 8 भेद किए गए हैं। अब हम इनको बांटेंगे। कंठोष्ठ यानी सबसे पहले कंठे। इस प्रकार की ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क वर्ग के सभी व्यंजन, जैसे क वर्ग के सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग और है और विसर्ग जो होता है, ये कंठे ध्वनियां कहलाती है। फिर तालव्य। इस प्रकार की ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, तालव्य ध्वनियां कहलाती है। जैसे च वर्ग के सभी व्यंजन च, छ, ज, झ, ये और इनके अलावा इसमें ये और श, ये भी तालव्य कहलाती है। मूर्धन्य। इस प्रकार की ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों को स्पर्श करता है। जैसे ट वर्ग के सभी व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अण और रे और ये दूसरा स, जिसको स सपोर्ट वाला बोलते हैं, ये इसमें आता है। फिर दंते। दंते इस प्रकार की ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग धातु को स्पर्श करता है। जैसे त वर्ग के सभी व्यंजन त, थ, द, ध, न और इसके बाद में ल और ये श।
यानी ये लगातार आते हैं। ये तालव्य में आता है, रे मूर्धन्य में आता है और लय दंते में आता है। इसी प्रकार श तालव्य में आता है, श षटकोण वाला मूर्धन्य में आता है और श संतरा वाला या दंते में आता है। इसी प्रकार ओष्ठ है। इस प्रकार की ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय ओठों की सहायता से होता है, जैसे प वर्ग के सभी व्यंजन पे, फे, बे, भे और मैं, और इसके बाद में वह है, ये वह भी ओष्ठ में आता है। फिर दंतोष्ठ है। इस प्रकार की ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग धातु का स्पर्श करता है और होठ बंद हो जाते हैं, यानी धातु का स्पर्श होते हैं, होठ बंद हो जाते हैं। इसमें वह जो है ये दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ ओष्ठ तो है ही है, लेकिन दंतोष्ठ भी होता है, क्योंकि इनका वह का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग धातु को स्पर्श करता है और होठ बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों के पिछले भाग को स्पर्श करता है वो वर्ष कहलाते हैं, जैसे लय, से, जय, न, रे, इनको वर्ष से माना जाता है। लय से तो विशेष है इसमें, लय और से ये तो वर्ष से हैं। फिर तालु वर्ष से। इस प्रकार की ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों के पिछले भाग तथा कठोर तालु के अग्रभाग को स्पर्श करता है, जैसे ये से, ये तालु वर्ष से भी कहलाती है। अब श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर 8 भाग श्वास अवरोध के आधार पर होते हैं। 8 भाग। नंबर 1 लुंठित, लुंठित या इनको परकंपी भी बोला जाता है। नंबर 2 पार्श्विक। नंबर 3 उत्क्षिप्त। नंबर 4 नासिके। नंबर 5 स्पर्शी। नंबर 6 संघर्षी। नंबर 7 स्पर्श संघर्षी। नंबर 8 अर्धस्वर। अब इसको लुंठित, वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय जीभ गोल होती है तथा कंपन करती है, तो रे कैसा है जो लुंठित होता है, प्रकंपित कहलाता है। पार्श्विक, जब जीभ तालु को स्पर्श करती है किंतु दोनों ओर यानी बगल से रास्ता खुला रहता है तथा उससे वायु निकलती है, उसे पार्श्विक प्रियतन कहा जाता है। लय को जो बोलते हैं तो हवा जो है जब निकलती है तो तालु को स्पर्श करती है जीभ, लेकिन बगल से ही दोनों तरफ से हवा बाहर निकल जाती है, पार्श्विक कहलाते हैं। उत्क्षिप्त, जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय जीवा की नोक तालु को स्पर्श करके श्वास को रोक देती है तो झटके के साथ अपने स्थान पर वापिस आकर मुख द्वार को खोल देती है, वो उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाते हैं। जैसे डे और ढे, ये जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नासिके, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु केवल नाक से बाहर निकलती है। सभी वर्ग का 5 वर्ण, जैसे में ये 5 होते हैं, ये पाँचों पंचवर्ण नहीं कहलाता वैसे, और ये नासिकी भी कहलाती है। स्पर्शी, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव परस्पर स्पर्श करते हैं, स्पर्शी ध्वनि कहलाती है। जैसे कैक है, गैग है, टैट है, डेड है, तैत है, देद है, पैप है, बैब है, ये 17 होते हैं। यानी सभी वर्गों का 1 से 4 वर्ण, कै, खे, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, चे, छे, जे, झे, ते, थे, दे, सॉरी चे नहीं आता है, कै, खे, गे, घे, ठे, ठे, डे, डे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे, भे। ये एक फारसी का भी हिंदी में बार बार आता है, जैसे ऐसे लिखा जाता है इसको, ये फारसी वर्ड होता है, हिंदी में कहीं से काम आता है। तो ये 17 होते हैं कुल मिला के। अब संघर्षी, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव इतने समीप आ जाते हैं कि श्वास मार्ग संकड़ा होने के कारण प्राणवायु संघर्ष यानी घर्षण के साथ बाहर निकलती है। जैसे से, है, और ये खे, गे, जे, फे,
ये फारसी में जो वर्ण होते हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ये हिंदी में फारसी वर्ण शिव प्रसाद सितारे ने दिए हैं, ये 8 होते हैं, ये संघर्षी कहलाते हैं। इस पर संघर्षी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव परस्पर चिपक जाते हैं तब तक अलग नहीं होते जब तक उच्चारण न हो जाए। ऐसा होने के कारण प्राणवायु संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। थोड़ा सा अंतर है संघर्षी और स्पर्श संघर्षी में। संघर्षी तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने समीप आ जाते हैं कि श्वास मार्ग संकड़ा होने के कारण प्राणवायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। और स्पर्श संघर्षी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव परस्पर चिपक जाते हैं तथा तब तक अलग नहीं होते जब तक कि उच्चारण न हो जाए। ऐसा होने के कारण प्राणवायु संघर्ष या घर्षण के साथ बाहर निकलती है। जैसे च, छ, ज और झ, ये 4 होते हैं। अर्धस्वर वे ध्वनियाँ जो व्यंजन के साथ साथ स्वर के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे ये और वह, ये 2 कैसे होते हैं वर्ण जो स्वर के रूप में प्रयुक्त होती है, ये संघर्षहीन वर्ण भी कहलाते हैं। अब इनके अलावा ये देखा जाए तो हिंदी में कुछ अन्य ध्वनि भी होती है। आयुग्वा है, चंद्रबिंदु और नासिक, विकसित ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, मिश्रित वर्ण, अरबी फारसी ध्वनियाँ, अंग्रेजी ध्वनियाँ, इस प्रकार और होती हैं। आयुग्वा है, देखा जाए तो ए यो वे वा है, योगवा है। इस प्रकार की ध्वनियाँ जो न तो स्वर होती है ना ही व्यंजन, इसलिए जिन्हें स्वर और व्यंजन इसी के साथ नहीं गिना जाता, ऐसी ध्वनियाँ अयोगवा है ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे अंग और ए, ये न तो स्वर न व्यंजन। एक होता है चंद्रबिंदु, इनको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक हिंदी में एक अन्य ध्वनि प्रयोग मिली जाती है, चंद्रबिंदु के रूप में स्वर के ऊपर लगाई जाती है। जैसे ऐसे लगाया जाता है, चंद्रबिंदु स्वरों के ऊपर लगाई जाती है। इसके बाद में संयुक्ताक्षर भी होते हैं। जैसे संयुक्ताक्षर में वे ध्वनियाँ जो 2 व्यंजन ध्वनियों के योग से बनती है, दोनों ध्वनियाँ मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण करती है, संयुक्ताक्षर कहलाती है। जैसे छ, ये क और स के योग से बनती है, स इसमें षटकोण बढ़ाता है। फिर त्रय, इसमें तय प्लस रय के योग से बनती है। फिर गे,